नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज से हम लोग जीएस का 1 लाख सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज भारतीय संविधान हम लोग देखेंगे। इसका पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी विषय सूची हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार। आइए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन, पंचायती राज, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, केंद्र राज्य संबंध, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, निर्वाचन आयोग, कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया, विदेश नीति, विविध और संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 31 दिसंबर 1600 को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई। आइए चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। मेन जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होगा। आइए देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर अधिनियम 1786, फिर 1813 से चार्टर शुरू हो गया। 1793 से चार्टर शुरू हो गया। 1793 में पहला चार्टर, फिर 1813 में चार्टर आया, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 में भी चार्टर एक्ट आया, फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, क्योंकि उसके पहले 1857 में युद्ध के बाद अब ब्रिटिश नियंत्रण में, संसदीय नियंत्रण में आ गया था शासन कंपनी के हाथों से। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने का श्रेय करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया? तो मद्रास और बम्बई। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य कितनी संख्या थी? तो 4। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय आया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और बना कब था? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में। आइए आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय कौन से थे? तो आइए देखते हैं। सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती थी? तो प्रिवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, पृथक किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अधिनियम 1786 का। आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया 1786 के अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई? तो 1786 के अधिनियम से। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष। किस चार्टर द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 का चार्टर अधिनियम। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो 1813 का चार्टर द्वारा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर एक्ट 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया। तो 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथे सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 से। पहला विधि विशेषज्ञ किसे बनाया गया? मैकाले को। अब चार्टर एक्ट 1853। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई, मैकाले समिति की। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? 1853 के चार्टर के अनुसार विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 के चार्टर एक्ट से। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य बना दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? 1858 में। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले
लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था ये। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा चालू किया गया था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया, तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। भारत परिषद अधिनियम 1861, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 का अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जो कि 1833 में खत्म कर दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में पुनः दिया गया। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की विभागीय प्रणाली की। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 1861 वे भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, पंजाब में 1897 में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1861 के अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया? तो अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो न्यूनतम 8, अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य। बंगाल प्रांत की परिषद में कितनी संख्या निर्धारित की गई? तो अधिकतम 20 सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? परोक्ष निर्वाचन रीति, यानी इनडायरेक्ट। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने की और पूछने की शक्ति प्राप्त हुई, प्रश्न पूछने की? तो अधिनियम 1892 द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाना था। विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर।
1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? जनवरी 1910 में। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर की गई 60। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 69। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? A.T. अरुणडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? 3। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1918 में आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? द्वैध शासन डायरकी। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्याय गमन नियमों के अनुसार। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? एक सदनी।
किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना था अनिवार्य था? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष का। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी गवर्नर में। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों ये द्विसदनी विधानसभा है, डायरकी नहीं है। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था 5 वर्ष का। 1919 के अधिनियम द्वारा के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव। आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, न्यूनतम 8 अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी 3, जो कि पहले 2 था, बढ़ाकर 3 की गई। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम पर। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1926 में स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे नाविक, सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समिति, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागिरी। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो कांग्रेस के मध्यमार्गियों द्वारा। मूडीमैन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के अंग थे? महात्मा गांधी ने कहा। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? अगस्त 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त प्रशासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल वायसराय में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बना था और 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा।
भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूची थी 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था, तो भारतीय राजाओं का ऐच्छिक था और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अनिवार्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के लिए क्या अनिवार्य था? अंगीकरण, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों की विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? 3 संघीय सूची, जिसमें 3 सूची दोस्तों। पहला संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे तथा समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाना था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? गवर्नर जनरल वायसराय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? भारत सचिव के। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनी थी द्विसदनी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल यानी केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानिक सदस्य संख्या थी। उच्च सदन में 260 तथा निम्न सदन में 375 सदस्य। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो 5 वर्ष। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित थी ब्रिटिश संसद को। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया? विधानसभा के प्रति। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था गवर्नर। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? गवर्नर की। दोस्तों 1935 वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जाता था? गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों को निपटारो हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय की, जो दिल्ली में बनाया गया था। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार मत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया? 1935 के भारतीय अधिनियम से। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1 मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 2 न्यायाधीश। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी 65 वर्ष। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी
प्रारंभिक अपीली तथा परामर्शदात्री अधिकार था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। प्रिवी काउंसिल में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? तो लॉर्ड लिलिथगो ने कहा था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। आइए दोस्तों देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 में। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। क्रिप्स मिशन में किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा? क्रिप्स मिशन में। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी, यह प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। प्रांतों और रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का शक्ति प्रदान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स मिशन को। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया था वर्ष 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया। तो कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था? कैबिनेट मिशन ने। किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में से ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या 296 थी। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? 4। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों में लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था? 3। मुस्लिम, सिख व सामान्य। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था तो रियासतों के प्रमुखों द्वारा। भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? 14। 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 एंग्लो इंडियन से, 1 सिख, 1 पारसी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? 5। ये दोस्तों आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे और विदेश व राष्ट्रमंडल मामले उनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना प्रसारण विभाग व रियासत था। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उनके पास वित्त विभाग था। बलदेव सिंह थे, रक्षा विभाग था उनके पास। जॉन मथाई
उद्योग और आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, गजनफर अली ये भी मुस्लिम लीग से थे। स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, जोगेंद्र मंडल भी मुस्लिम लीग से थे, इनको विधि विभाग मिला था। सी एच भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, अरोड़ा आसफ अली रेलवे विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य विभाग, आई चुंदरीगढ़ भी मुस्लिम लीग से थे। अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम लीग के सदस्य थे। डाक एवं संचार विभाग दिया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 को। इसे ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की? 18 जुलाई 1947 को। प्रभावी कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1947 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना था। उस समय कौन क्या था ये जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री थे, उनके पास राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैधानिक शोध मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि विभाग। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। R.K. षणमुख चट्टी वित्त विभाग। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य विभाग। C.H. भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई संचार। N.V. गाडगिल कारखाने ऊर्जा। स्मरणीय तथ्य दोस्तों देख लेते हैं। 1600 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1786 का अधिनियम 1786 में। प्रथम चार्टर एक्ट 1793। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813। तृतीय चार्टर एक्ट 1833। चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853। भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892। तृतीय भारत परिषद अधिनियम यानी पार्लियामेंटो सुधार 1909। भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919। साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। बेवेल योजना 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। आइए देखते हैं आगे है कि नहीं। दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है। संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियाँ एवं संविधान की विशेषताएं। संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों का। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल तथा संघीय व्यवस्था। विदेशी स्रोतों से ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, द्विसदनात्मक व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, संविधान की सर्वोच्चता। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सोवियत संघ यानी रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से है, किसमें है, तो भारत और अमेरिका दोनों में। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे, आयरिश गणतंत्र से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, 1922 में महात्मा गांधी ने। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की मांग कब की गई थी, स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 रांची में। मानवेंद्र नाथ राय एमएन रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था, वर्ष 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो मई 1935 में स्वराज पार्टी के बाद। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में। किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया, नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। क्षेत्र देख लेते हैं और सीटें। ब्रिटिश भारतीय प्रांत को 292 सीटें मिली थी, देसी रियासतों को 93 सीटें, मुख्य आयुक्त के प्रांत जो 4 थे उनको 4 सीटें मिली थी, कुल 389 सीट। दोस्तों ये सीटों को बंटवारा था, मिली नहीं थी, यहाँ से इतनी सीटें बांटी गई थी 389 में से। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी, कांग्रेस 208 सीट जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट और अन्य 15 सीट। हिंदू दोस्तों 163 सीट पे जीते थे, मुस्लिम 80 सीट, अनुसूचित जाति 31 सीट, भारतीय ईसाई 6 सीट, पिछड़ी जनजातियाँ 6 सीट, सिख 4 सीट, एंग्लो इंडियन 3 सीट, पारसी 3 सीट, टोटल 296। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 211। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 15। भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य जो 15 हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरीनी, अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और कहाँ हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था 22 भागों 395 अनुच्छेदों एवं 8 अनुसूचियों में। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 15। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ की गई, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 299। 229 प्रांतीय सदस्य थे 70 देशी रियासतों से। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या क्या है? तो 12। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सत्र: पहला 9 दिसंबर 1946, 9 से 23 दिसंबर। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947। छठवां 27 जनवरी 1948। सातवां 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां 16 मई से 16 जून 1949। नौवां 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। देख लेते हैं दोस्तों, 284। संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 10 अगस्त 1928 को। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? अधिराज्य का सिद्धांत। नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे जो कांग्रेस से थे। सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस से। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे, उन्हें सचिव बनाया गया था। सर अली इमाम मुस्लिम लीग के थे। सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग के। GR प्रधान दलित थे। MS अड़े हिंदू महासभा के थे। MR जयकर हिंदू महासभा के। सरदार मंगल सिंह सिख थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे। MN जोशी श्रमिक संघ थे। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन था? तो LN मुखर्जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी व VT कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? KM मुंशी। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? मई 1949 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। समिति अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति GV मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। बिल एवं स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी पट्टाभी सीतारामैया। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही दोस्तों, कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि जल्द पढ़ाने में दोस्तों इतने समय से जुबान फिसल जाती है। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव ने लिया, एवं डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था? तो प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान सभा का संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? तो विशेष समिति। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ कोई होगा, कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वियर के द्वारा कहा गया। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? तो केसी वियर। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन, अप्रैल 1936 में। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य थे उषानाथ सेन। संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से लागू किए जाने वाले प्रावधान थे। नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393, 394। नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? अनुच्छेद 394 के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी धनराशि थी? 63,96,729 रुपये। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए? जगजीवन राम। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं आगे। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित, नम्यता एवं अनियमितता के मध्य बेहतर समन्वय, संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता के तत्व विद्यमान होना, सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, विधायिका एवं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, मूल अधिकारों का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य का वर्णन, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था,
कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। आपातकाल का प्रावधान, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार, सहकारी समितियों का प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों ये ऊपर भी था, देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, नम्यता अनम्यता का मिश्रण, स्वतंत्र निकाय। दोस्तों वही से विशेषता यहाँ भी दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।